हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश का 2022 का पेपर फुल्ली सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये पेपर आपका जब पेपर हुआ था मई में, तभी इन लोग का भी पेपर हुआ था। बैक बच्चे जो दिए थे वो पेपर है, तो ये 2022 में हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आज ही कंडक्ट करवाऊंगी कि हो सकता है कि आपका आ जाए कुछ क्वेश्चन आया, किस टाइप का आया है इसकी अवेयरनेस आपको रहे, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूले। जो भी लोग ना किए हों, आज पहली बार आ रहे हो, आपका इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेपर को ज़रूर देखिए कि 2022 में मई में जो पेपर हुआ था उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू। आपने अप्रोच के बारे में पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से बताया, हिंदी में बताया था, इंग्लिश में बताया था। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू, जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसका संबंध किससे है, वो किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, या उसमें ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है उससे संबंधित है। तो वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, दोनों से, किसी से नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड बी, क्योंकि पहले वर्ड फॉर्म पैटर्न बनेगा, उसके बाद सेंटेंस पैटर्न और एक स्ट्रक्चर जाके फॉर्म हो जाएगा। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, लगता है पीएनबी का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड किसका है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, इनका नाम ही प्रकार से है, तो किस और नामों से इसको जाना जाता है? चार ऑप्शन है, आपको पता है कि न्यू मेथड, तो यहाँ पर आपका दूसरे का वन ऑप्शन क्लियर होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा गया था 2022 में मई में पेपर हुआ था, तब पूछा गया था कि विच एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन ऑफ अ थिंग। कोई इसमें ऐसा जो एडजेक्टिव का प्रकार आपने पढ़ा है उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा एक कौन सा एडजेक्टिव है जो सम पर्सन को, कुछ लोगों को, मतलब सामान को और पर्टिकुलर लोगों को इंडिकेट करता है, पॉइंट करता है, बिंदुत करता है। विच एडजेक्टिव इज यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। आइए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको यूज किया जाता है स्पेसिफिक थिंग्स को या स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करने के लिए। स्पेसिफिक चीज़ है, क्योंकि सम पर्सन सम थिंग्स यहाँ पर दिया गया है, और सम पर्सन का मतलब कुछ ही लोग, तो कुछ ही लोग का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक जो लोग होते हैं या कोई स्पेसिफिक सामान होता है वो सम में ही आता है, इसीलिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, ना तो इंट्रोगेटिव की कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव की कोई बात नहीं, नंबर की कोई बात नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ फोर्थ देखते हैं। विच आर्टिकल इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो आप ऐसे कौन से एक आर्टिकल है जिसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। ए का, एन का, द का और बोथ ए और एन का। तो मेरे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी कभी हम पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन करते हैं या इनका प्रयोग करते हैं, हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, ठीक है। द हमेशा वहाँ पर द मोस्ट, तो या तो हमको EST मिलता है लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन उसमें पहले की बात की गई यूज बिफोर, तो बिफोर में द आता है, तो वो जो हम कह सकते हैं कि हम आर्टिकल प्रयोग करते हैं वो है द आर्टिकल, जो हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे प्रयोग करते हैं। देखिए ये फिफ्थ आया था, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो। गो आपको वर्ब दिया, आपको बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, तो आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, तो बताइए क्या होगा? गोज होगा, वेंट होगा, गॉन होगा, गोइंग होगा, क्या लग रहा है? फिफ्थ में यहाँ पर आपको कौन सा एक ऑप्शन है जो सही लग रहा है? अब सपोज करिए कि आपको गो का पूछ रहा है, तो ईजी है क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, तो इस तरीके के सिमिलर आपको ये भी बन सकते थे। इससे एक इंडिकेशन क्या मिल गया कि आपको जो वर्ब की फॉर्म है वो भी थोड़ा सा एक बार ज़रूर देख के जाना है। वर्ब की फॉर्म को भी एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए ही एग्जाम सेंटर हॉल में एंट्री मारनी है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जानते हैं पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो गो, वेंट, गॉन, तो कौन सा होगा? वेंट होगा। यहाँ पर गो का सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? वेंट होगा। आगे बढ़े, सिक्स्थ प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में आपको एक सेंटेंस दिया, उसको पैसिव में चेंज करना है। मैंने हमेशा बताया कि पैसिव में जब भी चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको पहचान के तौर पर बाई दिखेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है, दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप बुक है, और आपको ये पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब है, कैसे करना होगा। हम जब भी बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाई का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय।
तो दिया है सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक, तो हम इसको देखें, एक ये है अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी, क्योंकि सी है तो हर हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, और बाई भी लगा हुआ है, यहाँ पर गिव था तो वर्ब की फॉर्म चेंज हुई तो ये गिवन हो गया। आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया है सी गेव मी अ बुक, इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो बनेगा अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी, या तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। तो ये मैंने दोनों ले लिया है कि आपको कहीं दोनों मिले और आप कंफ्यूज ना हो जाए कि गलत है, दोनों के दोनों सही हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे आइए, तो पैसिव का आपने देखा, आपको एक प्रश्न आया, जो एक्टिव पैसिव से आप घबरा रहे हैं कि हमें नहीं आता है कैसे करेंगे पेपर में आ जाएगा, तो एक ही आया है। अब आपकी किस्मत के ऊपर भी कुछ चीज़ डिपेंड करती है कि क्या प्रश्न इस बार पीएनपी बनाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। आपको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना है। इंट्रो सेंटेंस के प्रकार ध्यान रखना, 5 प्रकार होते हैं, क्लियर ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव में कहा गया है, तो कैसे करेंगे, तो दिया गया है सेंटेंस आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड। इंट्रोगेटिव में आपको प्रश्न की बात करनी है तो आप क्या लिखेंगे, एम आई नॉट टायर्ड, एम आई नॉट टायर्ड। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क का आपको इंट्रोगेटिव का साइन भी लगाना है, और आई एम नॉट टायर्ड तो बताया जा रहा है क्या मैं नहीं थका हूँ, क्या मैं नहीं थकता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई एम की जगह एम आई नॉट होगा, ठीक है, आई एम की जगह एम आई नॉट होगा, और ये एक साइन जो है क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। क्लियर? सिर्फ इतनी सी बात है, ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है और नया पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, इसीलिए तो करवाया रहा है हम यहाँ पे इसको इसीलिए करवा रहे क्योंकि कुछ नया प्रश्न टाइप का आया है, पढ़ा हुआ आया है, इजी भी है, लेकिन पूछने का पैटर्न अलग है। विच पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन विराम चिन्ह याद आ रहा है, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। इंटरजेक्शन का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो हम उसके बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान होगी कि ये विस्मयादि बोधक से होता है, तो इंटरजेक्शन का मार्क्स एक्सक्लेमेशन साइन याद है, ये देखिए, तो आप यहाँ पर ये साइन ये चाहिए तो लिख दीजिएगा कि एन इंटरजेक्शन विद अ सेंटेंस इज सेट ऑफ बाई, आप बस ऐसे बना दीजिए, मैंने ढेर सारा ले लिया, आप एक ही बनाइएगा, ठीक है, और हाईलाइट कर दीजिएगा। फिर इन द ब्लैंक यहाँ पर एक आया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन दिया रहे, तो देख लीजिएगा, इसका भी आइडिया रहे कि जरूरी नहीं कि आए तो फिर इन द ब्लैंक्स आपको मतलब ऑप्शन दिया रहे। अ मैन ऑफ अ ग्रेट करेज, मतलब एक बहुत साहसी आदमी, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे हिंदी में साहसी कहते हैं, वैसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोई कैसा आदमी उसके पास बहुत साहस है, हिम्मती है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप कहते थे, वो आपको मैंने वन वर्ड वाला करवाया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले करवाया था, उसके वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर है कि एक ऐसा आदमी उसके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ताकत है, साहस है, तो क्या कहेंगे, तो आप इसका वन वर्ड में आप पता है क्या लिखेंगे, ब्रेव हार्ट, BRAVEHEART, ब्रेव हार्ट, या लॉयन हार्ट भी लिखेंगे, LOLION लॉयन, और हर्ट HEART हर्ट है, तो चाहे लॉयन हार्ट लिखिए, या मतलब जिसके अंदर बहुत साहस या हिम्मत है, तो वही कहते हैं ना कि शेर दिल इंसान और बहुत साहसी इंसान, तो ब्रेव हार्ट या लॉयन हार्ट आप यहाँ पर कहेंगे वन वर्ड में। एक ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 10th में यहाँ पर है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में ही है, रीता डैश फॉर मुंबई येस्टरडे, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, क्या लग रहा है, कैसा कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, क्या फिल करेंगे, क्या लग रहा है। ऑप्शन नहीं दिया है, 22 का आया हुआ प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रीता फॉर मुंबई, तो यहाँ पर पता है क्या भरेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट, रीता लेफ्ट फॉर मुंबई येस्टरडे, ठीक है, मुंबई के लिए वो कल वहाँ से चल पड़ी। आगे आइए 11th देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड, ये 15 और 50 और 15 दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना है, तो ये 15 को FIFTEEN और 50 FIFTY, बस वही जो वर्ड में लिखते हैं, FIFTY 50 और 15 FIFTEEN 15, तो ये दोनों आपको जो है लिखना होगा। तो ये तो बढ़िया वाला आ गया, इस बार भी आ जाए तो 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, ये 12th यहाँ पर है, री राइट द रॉन्ग सेंटेंस करेक्टली, आपको 2 सेंटेंस दिया गया, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, उसको आपको सही बताना है कि क्या उसमें सही होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला सेंटेंस दिया गया है, दे हैज़ ब्रोकन द विंडो, दे हैज़ ब्रोकन द विंडो, वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ किया गया, यहाँ पर ये ए नहीं ई होगा, यहाँ पर दे भी प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। हैज़ हैव का प्रयोग आप हमेशा जानते हैं कि यहाँ पर अंत करेक्ट क्या होगा, दे के बाद यहाँ पर हैव लगेगा, तो इसका जो सही सेंटेंस बन जाएगा, दे हैव ब्रोकन द विंडो, दे हैव ब्रोकन द विंडो, तो यहाँ पर हैज़ की जगह आपको हैव प्रयुक्त करना होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा दिया है माई फीट इज़ एकिंग, एकिंग का मतलब दर्द हो रहा है, ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर फीट नहीं होगा, फूट होगा, FOOT फूट, ठीक है, फीट नहीं होता, फूट होता है। तो ये दोनों आपके करेक्ट हुए, यही इतनी गलती थी, बाकी पूरा सेंटेंस जो था वो करेक्ट था, सही था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा पेपर 2022 के मई में आया, अगर इस तरह आ गया ना तो किसी की बैक नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया पेपर है, आई विश कि भगवान आपका पेपर बहुत अच्छा बनाए। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 13 यहाँ तक क्या है। डिफाइन वर्ब एंड एग्जाम्पल देने। फ्रेंड्स अच्छी से डेफिनेशन कोई भी लिख दीजिएगा जो आपको याद होगी, और एग्जाम्पल। मैं चाहती हूँ कि एक नंबर ये और आ जाए और नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई पूछ ले, आएगा ये वाला पक्का आएगा। मैंने हमेशा बोला है भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है, ध्यान से इस बात को। आगे चलो 14 पे आ जाओ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये वाला भी आएगा तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत इजी तो नहीं, अभी तो फिलहाल इजी है, हो सकता है देखिए क्या आया आप में। तो यहाँ पर आपको ये फिल करने के लिए आएगा, तो ध्यान रखना। वैसे भी ये पुराने पेपरों में देखिए हमेशा आया है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपटीशन है, COMPIETION, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कंपटीशन। एक और दिया गया है इसमें, ये है सेंटेंस, ठीक है, ये पुराना ही है। कंपटीशन है, ये दोनों पुराना, ये रिपीट हुआ है। तो आप देख रहे हो कि पुराने पेपर का रिपीट हुआ है। आपकी किस्मत अगर टकरा गई तो ये भी इस बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे आइए 15 पे चलते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसको करेक्ट करना है। ये करेक्ट वाला थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो कर लें। कहाँ पर सब्जेक्ट में वर्ब होना चाहिए, कहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए, कहाँ क्या, तो आप कर ले जाएंगे। दिया है ईच ऑफ यू इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट, ईच ऑफ यू इज़ अ क्लेवर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या फिल होगा पता है? एनी आइडिया? लगाइए अपना दिमाग, क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं ईच ऑफ यू, जहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया ना, तो यहाँ पर यू करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो ये यू यूज़ किया गया ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ईच के साथ, ईच जो है वो सिंगल सिंगल की जब बात होती है तब होता है, लेकिन ईच मतलब प्रत्येक की बात हो रही है और प्रत्येक में सब आ जाएंगे। तो ईच ऑफ यू की जगह पर ईच ऑफ देम होगा, ईच ऑफ देम भी होगा या अस भी होगा। ईच ऑफ अस या ईच ऑफ देम दोनों करेक्ट है, चाहे आप अस करिए चाहे आप यहाँ पर यू की जगह पर देम करिए। दूसरे वाले में एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से कि एवरी बॉय एवरी गर्ल नहीं होता है, ईच बॉय होता है। क्या होगा यहाँ पर? होगा ईच बॉय और यहाँ पर होगा ईच गर्ल, ये सही है, ईच बॉय और ईच गर्ल। एवरी बॉय और एवरी गर्ल नहीं होगा। जो सेंटेंस में करेक्शन था वो हमने आपको दिखा दिया कि क्या करेक्ट करने को। करेक्ट करने के इस तरह के 2 प्रश्न आपको देखने को मिल गए कि 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आपको आ गए। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए यहाँ पर 16th आपके सामने है, नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विथ एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल। आपको जो कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानते ही हैं, जहाँ पर हम कंपेयर, उसके बारे में क्या है और एक एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसका आंसर थोड़ा जूम कर रही हूँ, हाईलाइट करना भूल गई। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू डिस्क्राइब 2 आइटम और अ पर्सन इन अ कंपैरेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, यही कहा गया। मतलब कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। तो आप लिखेंगे द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज डिस्क्राइब द 2 आइटम्स और अ पर्सन। आप 2 आइटम के बीच में, 2 थिंग्स के बीच, 2 पर्सन के बीच में कंपैरेटिव डिग्री तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कंपेरिजन करते हैं। तो ये लिख दिया। फिर आप एग्जाम्पल दे दो, द कैट रन फास्टर देन, बिल्ली जो है वो कुत्ते से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो कुत्ते और बिल्ली में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो ये आपका एक परिभाषा के बाद एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? 16 हो गया। आइए 17 पे चलते हैं। 17 आपसे पूछा गया है, 17 यहाँ पर है, गिव द मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच। बाइलिंगुअल अप्रोच की आपको मेरिट्स बतानी, यानी कि एडवांटेज बतानी है, अच्छी बातें बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, एडवांटेज सबके सब सेम है, कोई बस नाम अलग है। तो यहाँ पर इसकी जो एक एडवांटेज है, मेरिट है, वो कह सकते हैं कि स्टूडेंट बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल। जब स्टूडेंट बाइलिंगुअल अप्रोच को इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उससे वो काफ़ी फंक्शनल हो जाते हैं, कई चीज़ों को करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। नेवर मिस आउट द लेसन, फिर अपने लेसन को जल्दी भूलते हैं, क्योंकि पहले इनको पूर्व ज्ञान दे दिया जाता है, बाद में नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेवर गिव इम्पोर्टेंस, तो फिर वो बाइलिंगुअल में क्या होता है कि वो फिर दूसरी भाषा को जो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, जो उनको सिखाया जा रहा है उसी के साथ वो करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं और खासकर ग्रामर सीखते हैं। एक्सेसिबिलिटी है, और यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन में भी रहते हैं और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज वे में सीखते हैं, क्रम वाइज सीखते हैं। तो ये सारी है, कुछ आप एडवांटेज अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी इसमें है, 2 पॉइंट और है। इट्स अ टीचर्स टूल, ये अप्रोचेस जो होते हैं, मेथड्स जो होते हैं, टेक्निक्स जो होती है टीचर के
टूल होते हैं, हथियार होते हैं, औजार होते हैं कि टीचर इनका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी टीएलएम में जैसे सामान आता है वैसे ये सारी टेक्निक आ जाती है। वैसे भी आपने शिक्षण अधिगम में पढ़ा था प्रविधियों के बारे में, याद आ रहा है? रिमेंबर दैट, तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पर है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रीडिंग राइट फॉर टू स्टार्ट फ्रॉम टू द स्टार्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें रीडिंग का ज़्यादा कार्य किया जाता है, तो आपको रीडिंग की जो क्षमता है, पढ़ना सही रीड करेंगे तभी आप सही चीज़ का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, तो वो रीडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। और शुरुआत से पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें आती भी हैं। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? नो। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है, इंग्लिश का 2022 का पेपर मैं करवा रही हूँ तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, क्यों? चलिए फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करिए, डू इट फास्ट। अब आइए चलते हैं 18th पे, जो कि लास्ट प्रश्न है। देखिए, गिव टू ए सजेशन फॉर द गुड प्रोनाउंसिएशन टीचिंग। जब मतलब आपको एक सही सजेशन बताना है कि अच्छी टीचिंग में प्रोनाउंसिएशन का जो उच्चारण का महत्व है वो क्या है, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें। पहला देखिए, लिसनिंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक स्पीच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस वे टू इम्प्रूव योर ओन प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब टीचर भी पढ़ा रहा है तो उसको भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो जिस प्रोनाउंसिएशन का यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, सही हो, उनकी स्पीच करेक्ट हो, और उसका जो एक प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होती है तो पहले वो खुद भी इम्प्रूव करें ताकि बच्चे उनका अनुकरण करके गलत ना करें। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अगर आपको क्या पढ़ाना है, क्या करना है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखें, तो उन चीज़ों के एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें तो वो उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी सही रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ाने वाले हो पहले से देखे रहेंगे क्या हमें पढ़ाना है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छी बात भी है। गेट टू नो द फोनीम ऑफ द चार्ट, मतलब उसमें जो जितने भी फोनीम्स है, मीनिंग है, वर्ड है, उनको भी देख लेना ताकि आप उसका भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम अक्सर नए सेंटेंस या वर्ड जब मिलते हैं तो फंस जाते हैं। यूज डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू सब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज वगैरह भी पहले से करके या तब भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं, वो अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके 18 क्वेश्चन 2022 के पूरा पेपर सॉल्व कराया, बताया कि कैसे प्रश्न आपके लेटेस्ट पेपर में आए थे। अगर यही पेपर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। आज मैं यहाँ पर जो पेपर आपको करवाने वाली हूँ, ये 21 का पेपर मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रही हूँ। इंग्लिश का पेपर में क्वालिटी नहीं क्लियर रहती, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज करने पर और प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही ली है। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 5 आपको आएंगे, आपको सारी बातें पूरी अप टू डेट पता है हर एक पॉइंट पे। अब आपको सिर्फ पढ़ना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है, फोनोटिक्स इन द साइंस ऑफ। साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, राइटिंग होता है, क्या होता है? तो आपको पता है कि फोनोटिक्स और फोनीम, ये सारे को ध्यान रखना है आपको कि आपका ये फोनोटिक्स का जो साइंस का जो संबंध है वो साउंड से, किससे? ध्वनि से है, आवाज़ों से है। आगे बढ़ते ही इसी के साथ देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का 3 मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन फंक्शन है भाषा का, 3 मेन कार्य क्या है? इन्फॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव तरीके से, डायरेक्टिव है, फिर आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन है, नेचुरल है या स्किल बेस्ड है, यूनिक सिंबल है, रिफ्लेक्टिव है, इमेजिनेटिव है, नन ऑफ दीज। तो ये बताना है कि क्या होगा। What are the 3 मेन फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। भाषा जो होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक ह्यूमन के, मनुष्य के बिहेवियर की। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? डॉक्टर के अग्रवाल ने, नन ऑफ दीज ने, महात्मा गांधी ने और गेल्सन ने। ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश में जैसे आपके पेपर 2 में कथन वाले प्रश्न है, वैसे इंग्लिश में भी 1-2 है। ये रिसेंट में आया है, लेटेस्ट में आया है, तो आने की एक उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि क्या पता आ ही जाए। इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से दिया गया है तो हम जरूर करेंगे। ये गेल्सन के द्वारा कही गई है, ठीक है? किसके द्वारा? गेल्सन के द्वारा कही गई। आगे बढ़े इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। आइए फोर्थ देखिए क्या है। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड? ये कितने हैं? एग्जामिनेशन एक वर्ड दिया गया है, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 है, 1 है। एग्जामिनेशन, तो एक यहाँ पर क्या है? एक, ठीक है। फिर जामिनेशन, आप देखो एक जा 2, मिनेशन 3, मी नेशन में 4 और शन 5। एग्जामिनेशन 5 सिलेबल्स है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ देखते हैं फिफ्थ, जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव का 5 आने वाले हैं।
चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर अ हावर, तो द हावर, एन हावर, ए हावर, नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर क्या होगा। आर्टिकल मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया था, तो गलत तो आप बता ही नहीं सकते, कोई उम्मीद है कि आप गलत बताएंगे। चलिए बताइए क्या होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, एन हावर होगा। ठीक है, आवर पढ़ा जाता है, हावर पढ़ा ही नहीं जाता है। एच से है तो इसका मतलब तो कॉन्सोनेंट है, तो ये नहीं आवर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बनेंगे ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन हावर। ठीक, आवर। आगे बढ़े, पहला प्रश्न आपके सामने 6th है। देखिए, एक नंबर का प्रश्न ये भी है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, अब आपको नाउन पहचानना है। सोचिए अभी रिसेंट में आया है और नाउन खोजना है। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है सबकी डेफिनेशन और सबके एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न 100% आते हैं और आएंगे। 2 नंबर के प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए क्या दिया है, पॉइंट आउट द नाउन। एक सेंटेंस दिया है, नाउन छाटना है। आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट, मुझे कुत्ते पसंद है लेकिन बिल्ली बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये डॉग है और एक यहाँ पर दूसरा क्या है, कैट है। तो कितने नाउन है, 2 है, एक डॉग और एक कैट। क्लियर, समझ में आया। अब ऐसे आपको कुछ भी और भी छाटने को दे सकता है। दूसरा देखिए 7th पॉइंट, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इसमें विशेषण ढूंढना है, विशेषण एडजेक्टिव ढूंढना है। सेंटेंस दिया है, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो मेरे फ्रेंड्स विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। तो इसमें एक ही विशेषण है जो आप आराम से फाइंड कर लें। हो सकता है इस बार प्रीपोजिशन दे दे, कंजक्शन दे दे, इंटरजेक्शन दे दे, वर्ब दे दे, कुछ भी दे सकता है, या हो सकता है यही सेम दे दे। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न तो फिक्स ही हो सकता है कि नहीं, कि इस तरह का आया है तो ये आएगा, तो बिल्कुल कर लेंगे। और पास होने के लिए सिर्फ 12 नंबर चाहिए, जिनको बिल्कुल नहीं आ रही है इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट 8th है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल से प्रश्न बन रहा है, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया, आर्टिकल फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया, ही टीच इन डैश 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 यूनिवर्सिटी, तो ए भरेंगे आप, यहाँ पर एन भरेंगे कि आप यहाँ पर दा भरेंगे। ये दोनों इंडेफिनिट है, ये डेफिनेट है। यहाँ पर दिया है द ही टीच इन, ही सॉरी टीचर नहीं है, ही टीच इन डैश यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम ए फिल करेंगे, क्योंकि ये यू से भले स्टार्ट है लेकिन ये लिखा जाता है यूनिवर्सिटी, या से, तो या जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो हम प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे, ना कि आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल क्या है, ए है। आगे बढ़े, चले आइए नेक्स्ट देखते हैं 9th, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। आपको एक सही प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन भी पढ़ाया है, टाइप भी बताया, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आपको वो जो है सेंटेंस दिया है, लुक एट राम डैश डैश डैश, ही मतलब गुड इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, आपको पता है कि यहाँ पर हम ही भरेंगे। क्योंकि क्यों ही भरेंगे, क्योंकि लड़कों के साथ तो ही यूज़ किया है, लड़की के साथ सी यूज़ किया जाता है। राम क्या है, लड़का है। हम राम का जब एक बार नाम यहाँ पर लिखा गया और राम की विशेषता बताई जा रही है, तो हम जो हम प्रोनाउन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पर। अब यहाँ पर अगर हम फिर राम को भर दें कि लुक एट द राम, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये लगेगा कि लुक एट द राम, ही इज़ अ गुड बॉय। क्लियर, आपको समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है सभी को। आइए 10th प्रश्न चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना है। वॉइस से एक प्रश्न जरूर आएगा, 1 नंबर का 100% है। पैसिव में दिया है, पैसिव की पहचान ये है कि हमेशा बाई के द्वारा इनको लिखा जाता है। बाई से संबोधित करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कहा गया है, सेंटेंस दिया गया है, आई विल क्लीन हाउस एवरी डे, आई विल क्लीन हाउस एवरी डे। हम जानते हैं कि जब भी ऐसे बिल वाले या शैल वाले सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं, तो हम जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हमेशा हम रूल होता है कि हम विल भी लगाते हैं और शैल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी, इसमें और क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, और क्या जुड़ेगी, वर्ब की 3rd फॉर्म जुड़ेगी। पैसिव बनाते वक्त वर्ब की 3rd फॉर्म। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये 10th प्रश्न जो दिया है, आई विल क्लीन द हाउस एवरी डे, इसका आप लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे द हाउस, HOUSE, द हाउस विल बी, ये विल बी होगा, ये जो विल था इसके यहाँ पे बी भी आएगा, इसकी जगह पर इसके साथ में विल बी। उसके बाद आप ये जो क्लीन यहाँ पर है, इसका क्लीन्ड हो जाएगा, वर्ब की 3rd फॉर्म CLEANED, क्लीन बाई मी होगा, क्योंकि आई का मी हो जाता है। जब हम आई एक्टिव में है, पैसिव बनाएंगे तो मी हो जाएगा, बाई मी एवरी सैटरडे। ठीक है, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाई मी एवरी सैटरडे। क्या लिखेंगे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाई मी एवरी सैटरडे। क्लियर, अब अगर आएगा तो कर लेंगे। इस तरह के आपको और भी बनाने को मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
आइए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 11वें प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। हम यहाँ पर इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है कि हैज़ बीन प्लस आईएनजी लगाते हैं या तो हैव बीन प्लस आईएनजी। फिर से सुन लो ध्यान से आप सभी की, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही तो उसका रूल होता है हम हैज़ बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और हैव बीन प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में। तो यहाँ पर हमको देखो क्या दिया है, आई हैव स्पोकन, तो इसका क्या बनेगा पता है, इसका मैं लिख रही हूँ आई हैव बीन स्पीकिंग, SPEAKING। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हैज़, यहाँ पर हैव दिया था इसके साथ बीन लग जाएगा और यहाँ पर वर्ब के साथ जो यहाँ पर ये स्पोकन कहा गया ये हट जाएगा, थर्ड फॉर्म हटेगी, ING लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है। क्लियर? आपको समझ में आया? मैंने आपके वेरी शॉर्ट भी करवा दिए, पूरे क्लियर बता दिए कि क्या आपको करना है। आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है एक एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊंगी। 21 का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड, इतने प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ देखते हैं 2 नंबर में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के जाइए, एडजेक्टिव पूछ लिया है। अब एडजेक्टिव की आप अपनी परिभाषा बताइएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक? मैं इसे नहीं बता रही। 13 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पेपर मुझे ऐसे ही मिला, इसमें बल्कि ऐसे देना चाहिए था गैप वैप करके, लेकिन नहीं दिया है, तो ये भी आपको एक प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर का। तो ये 2 तो आराम से 4 मिल गए। 14th देखिए क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बढ़ा रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ये ओरल ड्रिल का जो आप यूज़ कर रहोगे वो क्या है। अभी मैं इसको पूरा लिखी हुई हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अच्छा आइए पहले दिखा देती हूँ, वरना आप खुद सोचेंगे आगे पीछे कैसे है। देखिए ये 14 प्रश्न, ओरल ड्रिल का रोल क्या है। पहला देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है इनकरेक्ट कन्वर्जेशन। आप जब ओरल के बाद क्या है, मौखिक, यही है ना, इसमें प्रैक्टिकल वाइवा बोल रहे हो, आप अपने बोल रहे हो, तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो आपका कन्वर्सेशन पड़ रहा है कि नहीं, आप में इनकरेज हो रहा है कि नहीं, आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप में एक एबिलिटी का आ रही है कि नहीं आ रही है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये प्रभाव पूर्ण रहता है, ठीक है? तो इससे ये बढ़ रहा है आपके बातचीत करने का, कम्युनिकेशन में लिख सकते हो यहाँ पर। मॉडल सिंथेटिक एक सिनेटिक स्ट्रक्चर बना, क्योंकि कोई चीज़ मौखिक होती है तो हम उसको बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। जैसे हम प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं तो क्या करते हैं, एक चीज़ चलती रहती है, हम उसको शो करते हैं और पूरी चीज़ मौखिक ओरली बताते रहते हैं। तो उससे जो एक स्ट्रक्चर है, एक सिंटैक्स है, वो भी बहुत अच्छा फॉर्म होता है, ओरल बताते हैं, इसकी हेल्प से हम बता पाते हैं। आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है जब आप मौखिक तरीके से किसी से बात करते हैं, वाइवा हो रहा है, एग्जामिनर आए हैं या कहीं इंटरव्यू हो रहा है, पोर्टफोलियो चेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका उनसे एक आई टू आई कॉन्टैक्ट बनता है, जिससे क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत इंप्रेसिव तरीके से अपनी बात को कह जाते हैं। हम लोग हैं जैसे क्लाइंट से डील करते हैं, तो हम लोग का भी हम लोग कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, हमारी बातें उन्हें अच्छी लग जाती हैं, हमारा काम उनको अच्छा लग जाता है, तो हमें अच्छे से खासे पैसे भी मिलते हैं, अच्छे खासे काम भी मिलते हैं। ऐसा हम लोग का रूल है, हम लोग करते हैं। जो जितने हायर पैकेज पे मतलब सेलेक्ट किया जाता है उतने पैकेज से पाता है। इंटरव्यू में क्या होता है, यही तो होता है कि सबकी सैलरी अलग रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। तो यहाँ पर वही है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव इस मेथड से पड़ता है। फिर रिमाइंड द स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली एंड आर्टिकुलेट क्लियरली। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे उन्हें आता बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाते, तो इस मेथड का जब इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये दिक्कत भी दूर होगी। हैव, यहाँ पर 5th पॉइंट है, हैव स्टूडेंट समराइज एंड हर्ड। ये सुनना है, मतलब आप जो चीज़ बोल रहे हो, जैसे इस मेथड में आप एक्सप्लेन करके कोई चीज़ सिखा रहे हो, बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो आपको सुना जा रहा है, और सुनने से क्या होगा, फिर उस चीज़ को अपने मन में समराइज़ करेंगे, कुछ आप उनसे पूछेंगे, कुछ आपको वो बताएंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पर मैंने कई सारे पॉइंट ले लिए, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं। छोटा इसलिए लिया ताकि याद करने में भी आसानी हो। मॉडल एंड गाइड द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आप मौखिक तरीके से गाइड कर सकते हो, आप उनको मॉडल के रूप में दिखा सकते हो, स्ट्रक्चर के रूप में दिखा, काफ़ी कुछ आप हेल्प कर सकते हो उनकी ओरली तरीके से। वो भी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है टाइम का जो रहता है वो बढ़िया रहता है, कि लिखने में ज़्यादा वक्त जाता है, बताने में चीज़ें कम जाती हैं। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द सब टाइटल्स ऑफ द टोन। आप कोई चीज़ बता रहे हो या कोई हेडिंग आ रही है, कोई सब टाइटल्स आ रहा है या क्या बताई जा रही है, तो उसको आप ओरली बता सकते हो। अगर कोई क्विक आंसर करता है या कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसको तुरंत उस चीज़ का रिप्लाई दे सकते हो। 15th यहाँ पर है TLM का इंपॉर्टेंस आपको बताना है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आइए मैं इसको भी आपको इंग्लिश में दिखा देती हूँ, हिंदी में आता तो आप बहुत सारे लिख ही लेते। देखिए, TLM आर यूज टू इन्हांस। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ावा देना, और कोई चीज़ अच्छी हो रही है उसको और सपोर्ट करना। इन्हांस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की जो पढ़ाई है, जो सीखना है, उसको और बढ़ा करना और बढ़ाना। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में उसको और प्रेज करना, वो और आगे बढ़े।
ए टीचर यूज इट टू मेक द टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। टीचर क्या कहता है, उसको इतना प्रभावशाली बना देता है। टीएलएम में जब आप इस टीएलएम का इस्तेमाल करके कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको समझता है और पढ़ने का भी प्रयास करता है। टीएलएम ऑल्सो हेल्प लर्नर अचीव द लर्निंग आउटकम आफ्टर द क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। जब आप कोई चीज़ टीएलएम के थ्रू बताए रहते हैं तो उससे प्रॉफिट क्या होता है पता है, कि हम जैसे कोई चीज़ अगर सुन रहे हैं, आप खुद देखते हैं कि आप कोई मूवी देखें, कोई सीरीज़ देखें, कुछ भी देखे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है इन कंपेरिजन अगर उसकी लिरिक्स आपको जो है पूरी बता दी जाए तो। इसी तरीके से छोटे बच्चे हैं, उनको जब हम कहानी पढ़ाते हैं तो उनको कहानी कम समझ में आती है। अगर वही हाथी स्वयं कहानी बोल के देख ले तो वो चीज़ को बाद में भी ज़्यादा समय तक उनके मेमोरी में रहती है। क्लासरूम ख़त्म होने के बाद, मतलब क्लास ओवर होने के बाद भी उनके दिमाग में रहता है, जल्दी से मिस आउट नहीं होता है। तो टीएलएम का ये प्रभाव होता है। अब बच्चे टीएलएम के द्वारा थोड़ा अटेंशन भी देते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ सीखते भी हैं, पूरा मतलब अपना फोकस लगाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कम समय में आप टीएलएम की मदद से बच्चों को लुभा सकते हैं, अट्रैक्टिव करा सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के उनको पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही है फ्रेंड्स बातें? टीएलएम के ऊपर आप बहुत अच्छी बात लिख सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे ये प्रश्न जरूर आ जाए ताकि आपको 2 नंबर यूं ही फ्री वाले मिल जाएं। नेक्स्ट देखिए, टीएलएम ऑल्सो इनेबल द स्टूडेंट टू प्रोसीड टूवर्ड द कंक्रीट लर्निंग। कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज़ ठोस हो, आपके सामने मूर्त अवेलेबल हो। टीएलएम के हिसाब से, टीएलएम का प्रयोग करके बच्चे कोई चीज़ अगर जैसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे तो हम जब कोई चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाते, नहीं बता पाते, तो हम उसका कोई मॉडल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं। तो टीएलएम बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी हम अपनी बात को कहने के लिए, दिखाने के लिए एक डेमो के रूप में कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो वही हो जाता है कंक्रीट लर्निंग। और जो सीखते हैं वो प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, उनके दिमाग में परमानेंटली काफ़ी समय तक रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 15 बता दिया ना, आइए 16 देखते हैं क्या है। ये तो करेक्ट करने के लिए है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। 2 सेंटेंस दिया है, सही बताना है कि इसमें कौन क्या गलत है। देखो, ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ऑलवेज टेल द ट्रुथ और ही इज सीनियर देन मी। तो सब आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेल नहीं होगा, उसके बाद ही इज सीनियर देन मी, तो देन मी नहीं होता है, जो सही फॉर्म है वो है टू मी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 17 देखिए क्या है, व्हाट आर द 4 एम ऑफ टीचिंग पोएट्री। ये 17वां प्रश्न है कि कविता पढ़ाने का, कविता को पढ़वाने का 4 मुख्य उद्देश्य क्या है। और 18वां प्रश्न है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक अच्छे लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 2-2 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न है। 2021 का ये पेपर डीलर सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का वाकई में सबसे बेस्ट पेपर रहा है अब तक का। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको ये दोनों प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, आपको ये बताती हूँ क्योंकि आपको लिखा हुआ, आप कई बच्चों ने बोला कि मैम आप जो बताती हैं वो ज़्यादा ईजी रहता है याद करने में। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, इतनी क्लासेस बना रही हूँ, तो मुझे भी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। द एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, पहला है पोएट्री इज गुड फॉर डेवलपमेंट लर्निंग। पोएट्री जो होती है वो आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं उसको पूरा डेवलप कराने के लिए, कोई चीज़ सिखाने के लिए बहुत अच्छी, इसके रास्ते से आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, पोएट्री इज गुड फॉर डेवलपिंग स्किल, आप उनके अंदर स्किल्स को बढ़ाने के लिए, स्किल्स को डेवलपमेंट करवाने के लिए आप पोएट्री की मदद ले सकते हो। तीसरा, पोएट्री हेल्प इम्प्रूव आइडिया, पोएट्री जो है आपकी जो काल्पनिक क्षमता है, आप कोई चीज़ सोच रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो उसमें आपके आइडिया को इम्प्रूव करने में मदद करती है, आप और अच्छे अच्छे आइडियाज़ को सोच सकते हो। पोइट्री इज़ द, यहाँ पर क्या दिया है, थेरेपेटिक फॉर द राइटर, मतलब पोइट्री की हेल्प से जो राइटर होते हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख पाते हैं। क्योंकि पोयम भी कभी कभी 2 लाइन की पोयम भी होती है, लेकिन बहुत उसके अंदर बहुत ही बातें ऐसी होती हैं, जो बहुत बातें इसमें छिपी होती हैं, जो आपको 2 लाइन में लगता है कि बाप रे कितनी एक यूनिक बात कही गई। तो थोड़ा सा ऐसा आपको राइटर के लिए भी हेल्प कर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है पोइट्री इज थेरेपेटिक फॉर द रीडर, पढ़ने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बहुत कुछ हम सीख जाते हैं 2 लाइन की पोयम से। फिर नेक्स्ट है पोइट्री हेल्प यू अंडरस्टैंड, आपको समझने में मदद करती है सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्ड देमसेल्फ, जो एक एक, क्योंकि पोएम छोटी होती है लेकिन उनमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं शब्द का पूरा खेल होता है। तो उन्हीं शब्द से आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है, ठीक है, और बहुत कुछ आप सीख भी जाते हैं। पोइट्री हेल्प यू अंडरस्टैंड द पीपल, और कभी कभी पोइट्री इस तरीके की भी होती है कि आपको समाज को, लोगों को, सोसाइटी को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी पोएम ऐसी होती है जो लाइफ और समाज पर बनी गई हैं। क्लियर? आराम से लिख लेंगे, इतना पॉइंट बताया है, कोई 3 या 4 आप याद कर लीजिए, 1-2 खुद से बना दीजिएगा, आराम से लिख लेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। और किसी सीरीज से नहीं लिया है, किसी से नहीं, सब खोज के खुद से मेहनत से मैंने दिया है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में आसान चीज़ें मिले और आप अब इतना तो आपको याद करना होगा। आ जाओ आगे, देखो लास्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड, एक अच्छे लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब की बार आपने लेसन प्लान बनाया तो इसकी आपको पूरी जानकारी है, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा लिया हुआ। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप जो चीज़ दे रहे हो या आप जो चीज़ कर रहे हो उसकी क्लैरिटी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो क्लैरिटी नहीं है, उसमें सब घोंच पोच है, तो सब बेकार है, वर्थलेस है।
तो आप जब गुड एक अच्छा लेसन प्लान बनाए हो तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या किया, कैसे पढ़ाया, कब पढ़ाया, कितने बजे पढ़ाया, सारी डिटेल बहुत अच्छी रहती है। तो वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके उनके रिमार्क के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये हेल्प करेगा। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर आपने गुड एक लेसन प्लान को मेंटेन किया है तो आपने कब पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन नहीं किया, बच्चों को कितना आता है, बच्चों को क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नहीं करना है, तो इसकी भी क्लैरिटी आपके लेसन प्लान से हो जाती है। क्लैरिटी ऑफ एग्जाम्पल एंड गाइडेड द प्रैक्टिस, आप इसके थ्रू एग्जाम्पल देते हो, उदाहरण देते हो, उनको अभ्यास भी करने के लिए देते हो, बताते हो, सीखते हो, जो उनको नहीं आता उस पर वर्क करवाते हो। फिर यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पर है क्लैरिटी होती है, आप बच्चों को क्या पढ़ाना है उसमें आप लिखते हो ना, विशिष्ट जनरल उद्देश्य लिखते हो, समान उद्देश्य लिखते हो, किस स्त्रीलिंग का प्रयोग किया वो लिखते हो, पूर्व आकलन, पूर्व अनुमान, पूर्व उनको ज्ञान, सब प्रीवियस नॉलेज चेक करते हो कि नहीं करते हो, सारा लिखे कि नहीं। प्योर इंग्लिश का जो आपने लेसन प्लान बनाया था उसमें हर एक बात लिखी थी कि नहीं लिखी थी, डेफिनेटली लिखी होगी आप लोगों ने। तो वो चीज़ क्या हुई, आपका वो असेसमेंट है, आपने क्या कार्य दिया है, क्या नहीं दिया है, कितना पता है, सारी चीज़ की प्लानिंग आपको ये सब करनी पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिमोट लर्निंग स्ट्रेटेजी टू सक्सेसफुली चेक योर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, इसके थ्रू आप जो है उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है कितना उनको पता है या उन्हें कितना सीखा, जो होमवर्क आपने दिया वो कितना कर पाए, या आपने जो बताया उसका कितना वो उत्तर दे पा रहे, इस चीज़ की आप चेकिंग भी कर सकते हैं। और करते भी आप प्रश्न पूछते हैं ना, उस बच्चों ने हाँ कहा या नहीं कहा। फिर है क्लियर गोल ऑब्जेक्टिव, इससे क्या होता है कि अगर आप लेसन प्लान बनाए हो तो आपको एक महीने में कितना पढ़ाना है, किस किस क्लास में क्या पढ़ाना है, किस महीने में कितना खत्म करना है, इसका एक ऑब्जेक्टिव आपका भी क्लियर रहता है, बच्चों का भी क्लियर रहता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू फॉर यू टीच टू इन दिस, इससे क्या होता है कि अगर आप लेसन प्लान बना के चल रहे हो तो आपको हर दिन कुछ नया पढ़ाना, बच्चों को हर दिन नया, जैसे आपको हर दिन नया चाहिए कि मैम कुछ नया बताइए, नए तरह के क्वेश्चन कराइए, सीरीज करके ओवर हो गया है, ये है वो है, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो मैं भी जब नई चीज़ें ले आती हूँ करती हूँ तो वो एक इंटरेक्शन बनता है कि नहीं बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको इस लेसन प्लान में भी बताई जा रही है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। मैंने आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें बताई हैं, करवाई हैं। आज ये पेपर 2021 का पूरा मैंने सॉल्व करा दिया और बहुत ही अच्छा पेपर था। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिले। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है लाइक कर दीजिए, अपने एक छोटे से कमेंट करते हुए जाइए क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून फ्रेंड।